हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स की क्लास। जैसा कि आपको अवगत है दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर जो ये सीरीज चलाई जा रही है स्पेशल शॉर्ट्स नोट की, जो एनक्लेस अब्रॉड एग्जाम, साथ में इंडिया लेवल पर होने वाले एम्स नॉट सेट, केजीएमयू, जीएमसीएच, ऑल इंडिया सीएचओ एग्जाम, साथ में होने वाले जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स के एग्जाम हैं, उन सभी को कवर करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर आज नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर्वप्रथम। उसके साथ में आप इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज की शानदार क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। हम कंटिन्यू ओबीजीज के स्पेशल शॉर्ट्स नोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और मैंने कई जो बैक क्लासेस हैं उसमें बहुत ही नर्सिंग को बेस लेवल से लेके अपन यहाँ तक आज 32 क्लास तक हम इस क्लास को सीरीज को लेके आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो पहला कार्य बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर दीजिए। हम पढ़ेंगे आज न्यू वन असेसमेंट, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए दोस्तों, तो आज की इस शानदार थॉट के साथ में हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नाम का वर्ड नहीं है, हर एक चीज पॉसिबल है। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, निश्चित है आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जो भी हमने सपने देखे हैं उनको साकार कराने में हमारी पूर्ण भूमिका रहेगी दोस्तों। बस आपको यहाँ पर एक चीज की जरूरत है, वो है मेहनत। तो आपको कंटिन्यूअस मेहनत करनी है हमारे साथ में इस प्लेटफॉर्म पर। और आपको इतने अच्छे नोट्स यहाँ से हम प्रोवाइड कराएंगे जो आपके एग्जाम में 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन दिलाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूबॉर्न असेसमेंट। हमने बैक क्लासेस में डिलीवरी लेबर ऑफ स्टेज सारी हमने पढ़ी, और आज हम पढ़ रहे हैं न्यूबॉर्न असेसमेंट। आपके बच्चे के जन्म लेने के बाद आफ्टर लेबर हम बच्चे को किस प्रकार से असेस करेंगे और एग्जामिनर यहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। तो आप इनको शॉर्ट्स नोट्स के नोट्स बनाइए और इनको हमें कंटिन्यूअस रिवीजन में लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एग्जामिनर यहाँ से जैसे ही हम प्रश्न बनाएंगे तो इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है, एफगार स्कोर। दोस्तों, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो सबसे पहले हमें एक चीज जो बच्चे में ऑब्जर्व करनी है वो है एफगार। एफगार की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर इसके अलग अलग पॉइंट है। तो निमोनिक से हमको याद रखना है एफगार। ए एक्टिविटी मसल स्टोन, पी पल्स, एंड जी ग्राइमेस रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ए अपीयरेंस स्किन कलर को दर्शाता है, आर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एफगार के हम नॉर्मल स्कोर की बात करें दोस्तों। एफगार से हम बच्चे की स्थिति के बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार से हम इसको पॉइंट डिसाइड करते हैं कि बच्चा कौन से लेवल पे है और उसे हम किस प्रकार की केयर बच्चे को हमको प्रोवाइड करानी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर एफगार स्कोर आपका 0 से लेके कितने तक रहता है, आपका 10। ठीक है, 0 से लेके 10 तक टोटल स्कोर हम यहाँ पर जोड़ेंगे कंटिन्यू। और अगर आपका स्कोर 7 से 10 आता है तो सपोर्टिव केयर की यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर बच्चा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 6 यहाँ पर देख रहा है तो मॉडरेट डिप्रेशन में है, यहाँ पर हमें बच्चे को ज्यादा केयर करने की जरूरत है। और 4 से कम आता है तो एग्रेसिव रिसस्टिटेशन करने की जरूरत है, यहाँ पर बच्चे को रिसस्टिटेट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो एफगार के यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो स्कोर लेवल कितना होता है, तो यहाँ से हम बात करें 0 से लेकर 10 तक इसका स्कोर रहता है। अगर 4 से कम रहे तो इसे रिसस्टिटेट करने की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल 7 से 10 सपोर्टिव केयर, और 4 से 6 है तो मॉडरेट डिप्रेशन यहाँ पर कंडीशन रहने वाली है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्कोर किस प्रकार से आप देंगे। ठीक है दोस्तों, एक्टिविटी तो इसकी 3 कॉलम है। जैसे एक्टिविटी की हम बात करें तो सबसे पहले हम एक्टिविटी की बात करते हैं। बच्चे में हम एक्टिविटी देखेंगे तो मसल स्टोन हम बच्चे की चेक करेंगे। अगर 0 पॉइंट कब देंगे, मसल स्टोन अगर एब्सेंट आ रही तो हम बच्चे को 0 पॉइंट देंगे। 1 पॉइंट कब देंगे, जब फ्लेक्स्ड आर्म, बच्चा आर्म को फ्लेक्स्ड कर रहा है और लेग को फ्लेक्स्ड कर रहा है तो आप उसे 1 पॉइंट देंगे। और बच्चा एक्टिव है, बिल्कुल मसल स्टोन उसकी एक्टिव है, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से फंक्शन कर रही है, तो उसे आप कह देंगे 2 पॉइंट। तो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार घुमाएगा कि एक बच्चा आपके पास आया है, उसकी एक्टिविटी एब्सेंट है, ठीक है, और उसकी पल्स है 100, और ग्राइमेस है उसका फ्लॉपी,
और हम अपीयरेंस की बात करें तो ब्लू एंड पेल है। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट्स की बात करें तो नो ब्रीथिंग। तो बताइए उसके कितने पॉइंट्स हैं। तो जोन से कॉलम में हमको जोन सी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, उसी कॉलम के अकॉर्डिंग हम उस बच्चे को पॉइंट देंगे, और स्कोर को काउंट करके हम इस स्केल में सेट करके यहाँ पर बच्चे को कौन सी प्रकार की केयर देनी है हमें, वो चीज हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो एफगार स्कोर बच्चे की कंडीशन को यहाँ पर दर्शाता है, हम उसकी स्थिति को जानेंगे और यहाँ पर उसको किस प्रकार की केयर की जरूरत है, हम उस बच्चे को केयर देंगे। तो एफगार स्कोर आपको चेक करना है दोस्तों। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्कोर की, और 0 पॉइंट्स की, 1 पॉइंट की और 2 पॉइंट्स की। एक्टिविटी की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं पल्स की। अगर बच्चे की पल्स 0 है तो हम उसे कितने देंगे, 0 पॉइंट। अगर बच्चे की पल्स 100 ब्रीथ पर मिनट है, 100 पर मिनट देखने को मिल रही है, तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। और 100 पर मिनट से ज्यादा देखने को मिल रही तो हम उसे 2 पॉइंट्स देंगे। ग्राइमेस, रिफ्लेक्स, एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी हम वहां पर देखेंगे। अगर फ्लॉपी है तो 0 पॉइंट। मिनिमल रेस्पॉन्स और स्टिमुलेशन बच्चे में है तो 1 पॉइंट। प्रमोट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन तो उसे हम 2 पॉइंट्स यहाँ पर देंगे। अपीयरेंस की हम बात करें, बच्चे की हम स्किन कलर देखेंगे। बच्चे का कलर ब्लू एंड पेल ऑल ओवर बॉडी में देखने को मिल रहा है तो हम उसे 0 पॉइंट देंगे। यहाँ पर पिंक बॉडी देखने को मिल रही है, पिंक बॉडी देखने को मिल रही है तो हम उसे कितने देंगे, यहाँ पर 1 पॉइंट देंगे। और ऑल ओवर पिंक देखने को मिल रही है, पूरी बॉडी पिंक देखने को मिल रही है तो यहाँ पर 2 पॉइंट देंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर एक्सट्री बॉडी यहाँ पर पिंक देखने को मिलेगी और एक्सट्रीमिटी ब्लू देखने को मिलेगी तो 1 पॉइंट। और ऑल ओवर बॉडी पिंक है तो हम उसे 2 पॉइंट देंगे। एग्जामिनर यहाँ से इन्हीं पॉइंटों को सेट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट चेक नहीं करते हैं, बच्चे के रेस्पिरेटरी एफर्ट्स कैसा है वो यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर 0 पॉइंट, बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो नो ब्रीथिंग। स्लो और इनरेगुलर सांस ले रहा है बच्चा, उसके एफर्ट्स आ रहे हैं तो हम उसे 1 पॉइंट देंगे। और पिग्रेस क्राई, बच्चा रो रहा है तो हम उसे 2 पॉइंट यहाँ पर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो वेरी इंपोर्टेंट है जो आपका एफगार स्कोर, जो आपके बच्चे की कंडीशन को दर्शाता है। आपका स्कोर कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसे स्किल में सेट करेंगे, और यहाँ पर उसको सपोर्टिव केयर बच्चे को हम प्रोवाइड कराएंगे। एफगार स्कोर का हम टाइम चेक करें तो बच्चे का हम फर्स्ट 5 मिनट में 5 मिनट में हम इसको चेक करते हैं एफगार स्कोर को। अगर एफगार स्कोर नॉर्मल नहीं आता है तो हम उसको 15 मिनट बाद फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये आपको फर्स्ट 5 मिनट में हमको इसको एफगार स्कोर चेक करना है। अगर आपका बच्चा एफगार स्कोर नॉर्मल नहीं आ रहा है तो हम उसे फिर 5 मिनट बाद रिपीट करेंगे और 15 मिनट बाद फिर रिपीट करेंगे। तो यहाँ से एग्जामिनर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये टाइम का भी ध्यान रखना है। फर्स्ट 5 मिनट में हमको बच्चे का एफगार स्कोर चेक करना है। चलिए, और अब एफगार स्कोर यहाँ से कंप्लीट होता है। तो इसके क्वेश्चन मैंने बताई दिए, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। एफगार स्कोर की स्केल कितनी होती है वो चीज हमने यहाँ पर जानी। सबसे पहले न्यूबॉर्न असेसमेंट हम कर रहे हैं, तो हमारा सबसे मेन गोल है वो इनिशियल गोल क्या रहने वाला है। एग्जामिनर यहाँ से सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, तो बताइए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी। हमें बच्चे में ईयरवे चेक करना है। सबसे पहले बच्चे का क्या चेक करना है, ईयरवे। ईयरवे अगर क्लियर नहीं है तो यहाँ पर हमको सक्शन करने की जरूरत है। सक्शन विद बल्ब सिरिंज, बच्चे को हमको सक्शन करना है तो वो भी बल्ब सिरिंज और डीप सक्शन हमें यहाँ पर करना है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा न्यूबॉर्न आर ऑब्लाइगेटरी नोज ब्रीथ यहाँ पर करता है, तो हम इसलिए इसे बल्ब सिरिंज से हम यहाँ पर सक्शन करेंगे। और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, ईयरवे चेक करना। ईयरवे अगर क्लियर है तो यहाँ पर सक्शन नीड नहीं है। ठीक है दोस्तों। सेकंड प्रायोरिटी, बच्चा कैसा है बाहर में, तो हमें सेकंड प्रायोरिटी हमें बच्चे को बाहर करना है टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पर टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। बच्चे को हाइपोथर्मिया ना हो, कोल्डनेस ना हो, तो इसको बचाने के लिए हम बच्चे को वार्म रखेंगे। वार्म करने के लिए आप क्या करेंगे, ड्राई विद ब्लैंकेट, बच्चे को ब्लैंकेट से ड्राई करेंगे या हम उसे वार्मर में रखेंगे जिससे बच्चे के बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे, बच्चा हाइपोथर्मिया में ना जाए। टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। दो क्वेश्चन, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी से यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी ईयर भी चेक करना है, सेकंड प्रायोरिटी बच्चे को हमें यहाँ पर गर्म रखना है। चलिए, जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर हमने एफगार स्कोर चेक कर लिया, बच्चे का एयरवे देख लिया हमने, बच्चे को हमने गर्म कर लिया। अब हम चेक करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर देखिए बच्चे का सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, ये तो हमें वाइटल साइन तो बच्चे को प्रायोरिटी पे हमें चेक करनी ही है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बच्चे को न्यूबॉर्न असेसमेंट करने के दौरान जो एक चीज आपको एक नर्स अकेले ध्यान नहीं देगी, यहाँ पर 2 या 3 नर्स यहाँ पर जरूरत रहती है बच्चे को असेस करने के लिए, एक अकेली नर्स काफी नहीं होती है। यहाँ पर हम बात करें ब्लड फ्लो फ्रॉम अम्बिलिकल वेसल्स एंड प्लेसेंटा स्टॉप एट बर्थ। जब बच्चा की मदर से प्लेसेंटा सेपरेट कर ली जाती है तो ब्लड फ्लो
रुक जाता है। ब्लड वेसल्स तो बच्चे का हार्ट यहाँ पर स्वयं का कार्य करने लगता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि कंडीशन देखने को मिलती है एक्रोसाइनोसिस, जब बच्चे का सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो फ्रॉम अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स एंड प्लेसेंटा दोनों का ब्लड फ्लो रुक जाता है प्लेसेंटा सेपरेट अटैच होने के बाद, कंडीशन देखने को मिलती है एक्रोसाइनोसिस। तो बच्चे में ब्लूनेस ऑफ हैंड एंड फीट में ब्लूनेस देखने को मिलेगी, ये नॉर्मल है ड्यूरिंग 24 आवर तक। ठीक है दोस्तों। क्लोजर ऑफ डक्टस, किस किस चीज के यहाँ पर क्लोजर्स देखने को मिलेगा ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन, ड्यूरिंग जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उसका सर्कुलेशन अलग ही प्लेसेंटा के द्वारा कनेक्ट रहता है। तो ठीक है दोस्तों, उस दौरान हार्ट से डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती है, हार्ट के द्वारा सर्कुलेशन नहीं होती है। पहले प्लेसेंटा, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो प्लेसेंटा के द्वारा उसे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई सारी चीजें मदर के द्वारा प्रोवाइड कराती हैं। जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद उसका बच्चे का खुद का सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन करने लगता है। तो जब ड्यूरिंग बच्चा गर्भ के दौरान फीटल सर्कुलेशन अलग होता है और बच्चे के जन्म लेने के बाद फीटल सर्कुलेशन अलग होता है। फीटल सर्कुलेशन गर्भ के दौरान अलग अलग कंडीशन में रहता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज है जो क्लोज हो जाएंगी, जो अननेसेसरी है, जो गर्भ के दौरान यहाँ पर फंक्शनल थी पर अब बच्चे का हार्ट सिस्टम खुद का फंक्शनल है, तो उस दौरान कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, डक्टस आर्टियोसस और फोरामेन ओवल डक्टस वेनस, तीनों यहाँ पर क्लोजर कंडीशन देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हम डक्टस आर्टियोसस की बात करें तो डक्टस आर्टियोसस दोस्तों आपका बच्चे की ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपकी टेम्पररी अटैच होती है किससे, आयोटा से एंड पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है दोस्तों, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड सप्लाई का कार्य करती है, इसकी हम बात करें तो ये क्लोज हो जाती है आपको फर्स्ट 12 से 72 हावर में ये क्लोज होने को देखने को मिलेगा। एनाटॉमिक क्लोजर की बात करें तो इनके यहाँ से 2 से 3 वीक इनको एनाटॉमिक क्लोजर में लग जाते हैं। डक्टस वेनोसस की बात करें, ब्लड वेसल से टेम्पररी अटैच होती है किससे, आयोटा से एंड पल्मोनरी आर्टरी को, दोनों को आपस में जुड़ी रहती हैं। और ये जब बच्चा जन्म ले लेता है तो 12 से 72 आवर में इनका फंक्शन क्लोज हो जाता है और एनाटॉमिकली यहाँ से 2 से 3 वीक में ये क्लोज हो जाती है। फोरामेन ओवल की बात करें तो दोस्तों ये अपर हार्ट चेम्बर, अपर हार्ट लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, एट्रियम, यहाँ पर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो फोरामेन ओवल हम जिसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी 2 to 3 वीक में यहाँ पर आपके फ्यू मंथ लग जाते हैं। आपके कितने लग जाते हैं, फ्यू मंथ, यहाँ पर आपके कम से कम कितने 4 से 6 वीक में ये क्लोज हो जाता है नॉर्मली। डक्टस वेनसस की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो अम्बलाइकल अम्बलाइकल वेन है उसको कनेक्ट करता है ये किसके, इंफीरियर वेना कावा से। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अम्बलाइकल वेन किससे कनेक्ट करता है, इंफीरियर वेना कावा से। चाइल्ड की जो ब्लड वेसल्स होती हैं अम्बलाइकल वेन टू कनेक्ट इंफीरियर वेना कावा, इसकी हम क्लोज की बात करें तो ये आपसे 2 से 3 डेज में ये नॉर्मली क्लोज हो जाता है। तो ये आपकी कंडीशन आपके जन्म के पश्चात आपके बच्चे में देखने को मिलेंगी। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले डक्टस आर्टरियस कितने टाइम में क्लोज होता है, इसका फंक्शनली हम बात करें तो 12 से 72 आवर में फंक्शनली क्लोज हो जाता है। एनाटॉमिकली की हम बात करें तो ये कितना ले लेता है, 2 से 3 वीक में एनाटॉमिकली क्लोज हो जाता है। फोरामेन ओवल की हम बात करें तो ये कितने, इसको फ्यू मंथ्स लग जाते हैं। और डक्टस वेनोसिस 2 से 3 डेज में क्लोज हो जाता है। कंडीशन डक्टस आर्टरियस ये क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो अटैच रहती है टेम्पररी आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरीज से। फोरामेन ओवल आपका फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपके राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में खुली हुई रहती है। ठीक है दोस्तों, डक्टस वेनोसस की हम बात करें तो ये टेम्पररी ब्लड वेसल्स होती हैं, कनेक्ट द अम्बलाइकल वेन टू इंफीरियर वेना कावा को कनेक्ट करके रखती हैं, जो बच्चे को गर्भ के दौरान यहाँ पर ब्लड सप्लाई को मेंटेन करके रखती हैं। बट अब बच्चा ने जन्म ले लिया है तो इस दौरान अब हार्ट फंक्शनल हो गया है तो ये कंडीशन क्लोजर देखने को मिलेगी। तो इसके फंक्शनली और इसकी प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में एग्जामिनर अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले तो आपके यहाँ पर ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम वाइटल साइन की। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इंपोर्टेंट वाइटल साइन से रिलेटेड। तो बच्चे के नॉर्मल वाइटल साइंस क्या होते हैं, एबनॉर्मल वाइटल साइंस क्या होते हैं, ये यहाँ से हजारों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके आपके दिमाग में यहाँ पर रहना चाहिए। नॉर्मली हम रेस्पिरेटरी रेट की बात करें तो बच्चे में आपकी रेस्पिरेटरी रेट 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट बच्चे में यहाँ पर देखने को मिलेगी। हार्ट रेट की हम बात करें तो बच्चे में 1 से 10 से 160 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होती है। कैन बी 180 180 देखने को मिल रही तो बच्चा यहाँ पर क्राई है तो कंडीशन एबनॉर्मल है। कैन बी 100 इट इज स्लीपिंग, बच्चा रो रहा है तो उसकी हार्ट रेट 180 से ऊपर जा सकती है, बच्चा सो रहा है तो उसे 100 तक यहाँ पर बच्चे की हार्ट रेट देखने को मिलेगी।
तो कंटिन्यूअस एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछे, बताइए बच्चे की हार्ट रेट आप कब तक मॉनिटर करेंगे, तो पल्स को आपको फुल 1 मिनट तक मॉनिटर करना है। ठीक है दोस्तों। टेम्परेचर अगर हम बच्चे का नापेंगे ऑक्सिलरी, तो 97.7 डिग्री से 99.5 डिग्री बच्चे को देखने को मिलेगा। फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में देखें तो 36.5 डिग्री टू 37.5 डिग्री सेल्सियस बच्चे में टेम्परेचर यहाँ पर नॉर्मल रहने वाला है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो नॉट डन रूटीनली, बच्चे में ब्लड प्रेशर हम रूटीनली नहीं चेक करते हैं क्योंकि छोटा है बच्चा। ये मशीन के द्वारा मॉनिटर होता है। सिस्टोलिक हम बात करें तो 60 से 80 mmHg सिस्टोलिक देखने को मिलेगा और डायस्टोलिक 40 से 50 mmHg बच्चे में ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। मैप की हम बात करें, मीन आर्टियल प्रेशर इक्वल टू द वीक ऑफ गेस्टेशन और हायर, ये किसके बराबर होता है, गेस्टेशनल इस वीक के अकॉर्डिंग ये मीन आर्टियल प्रेशर बच्चे का रहता है बराबर, तो इसको आपको उसके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, चलिए हम इंपोर्टेंट बात करें रेस्पिरेटर की, तो ब्रीथिंग पैटर्न इज इनरेगुलर न्यूऑन आर एब्डोमिनल ब्रीथ। जब बच्चा एब्डोमिनल ब्रीथ कर रहा है तो ब्रीथिंग पैटर्न है वो कैसा रहेगा, इनरेगुलर। टू काउंट ब्रीथ प्लेस योर हैंड ऑन देयर एब्डोमेन। जब हम बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे तो हम बच्चे की यहाँ पर एब्डोमेन पर हाथ प्रेस करके हम बच्चे के काउंट करेंगे, और वो भी कब तक, फुल 1 मिनट तक यहाँ पर बच्चे का आपकी रेस्पिरेटरी रेट चेक करनी है। एक पल्स रेट हो गई, वो भी फुल 1 मिनट तक चेक करनी है, और रेस्पिरेटरी रेट भी हमें फुल 1 मिनट तक बच्चे में चेक करनी है। तो यहाँ पर वाइटल साइन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने तो आपको आसानी से यहाँ पर बता देना है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एक कंडीशन और देखने को मिलेगी, वो है हेड। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। ये कंडीशन आपकी यहाँ पर ए है, साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा दोस्तों, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। रेस्पिरेटरी साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, क्लासिकल साइन बताइए। तो एग्जामिनर यहाँ पर रेट्रैक्शन, नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग और एक चीज और एक्सेप्ट करके दे देगा। तो तीनों कंडीशन आपकी साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को दर्शाती हैं। रिट्रैक्शन क्या है, नेजल फ्लेयरिंग क्या है, ग्रंटिंग क्या है, इसको अभी हम इमेज से समझेंगे दोस्तों। हेड की हम बात करते हैं, कैपेट सक्सीडिनम और सेपेल हेमेटोमा। दोस्तों जन्म के दौरान बच्चे में एक कंडीशन देखने को मिले, कैपेट सक्सीडिनम हम कब बोलेंगे, ये दोनों हेड की कंडीशन है। कैपेट सक्सीडिनम क्या है, एडिमा कलेक्शन ऑफ फ्लूइड आपके ब्रेन में, ये आपका बच्चे का हेड है, ऊपर की साइड आपको यहाँ पर कलेक्शन ऑफ फ्लूइड देखने को मिल रहा है और एडिमा बच्चे को देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, कैपेट सक्सीडिनम। और क्रॉस द सूचर लाइन, बच्चे के यहाँ पर ये कंडीशन किसको देखने को मिलेगी, क्रॉस द सूचर लाइन, एक बच्चे की सूचर लाइन को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, सूचर लाइन को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, लाइक अ बेसबॉल कैप, ये कैप जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलती है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम कैपेट सक्सीडिनम। एक और कंडीशन होती है आपकी सिपेल हेमेटोमा। बच्चा जब जन्म लेता है उस दौरान बर्थ ट्रॉमा हो जाने की वजह से कलेक्शन ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, सेम यही हेड में। ठीक है, बच्चे की रेड अलग ही दिखाई देगा, वो ब्लड कलेक्शन अलग ही कंडीशन, और सिपेल हेमेटोमा फ्लूइड कलेक्शन, तो दोनों हो गई। यहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन कैपेट सक्सीडिनम को दर्शाता है, सिपेल हेमेटोमा ब्लड कलेक्शन को दर्शाता है, और एक सूजन लाइन को क्रॉस कर जाता है। बट बच्चे की हम बात करें, सिपेल हेमेटोमा कंडीशन क्या है, बर्थ ट्रॉमा की वजह से बच्चे के हेड में ब्लड कलेक्ट हो गया है, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, ये भी अलग ही दिखेगा उभरा हुआ, बट ये सूजन लाइन को क्रॉस नहीं करता है। आपको वेरी इंपोर्टेंट दो चीजें दिमाग में रखनी है, इसको भी हम आसानी से अभी समझेंगे। मोल्डिंग कंडीशन क्या होती है, एबनॉर्मल हेड शेप दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर नॉर्मल। बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे का हेड प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, मोल्ड हो जाता है जी, जन्म के समय नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है। इसको भी अभी हम इमेज बेस्ड कंडीशन समझेंगे। एक कंडीशन होती है आपकी फोंटानेल की, हम बात करें तो दोस्तों दो कंडीशन देखने को मिलेंगी, एक बल्जिंग फोंटानेल, एक सनकन फोंटानेल। एग्जामिनर यहाँ से अलग अलग प्रश्न पूछेगा। अगर बच्चे में बल्जिंग फोंटानेल है तो उस दौरान आपका इंक्रीज आईसीपी एंड हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन बच्चे में देखने को मिलेगी। बच्चे का जो आईसीपी है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और हाइड्रोसेफेलस वहां पर देखने को मिलेगा। अगर बच्चे का सनकन फोंटानेल है तो बच्चे में हम समझ जाएंगे यहाँ पर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, एक स्टार लाइन, फोंटानेल में भी बल्जिंग व्हेन द न्यूबॉर्न क्राई, बच्चा जब रोता है तो उस दौरान फोंटानेल कैसे हो जाते हैं, बल्ज हो जाते हैं, बच्चा वॉमिट करता है और लाइंग डाउन, दिस इज नॉर्मल कंडीशन, ये बच्चे में नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है। चलिए यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या क्या बच्चे में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बच्चे का हेड मेजर करें और चेस्ट सर्कमफेरेंस मेजर करें तो बच्चे यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे, बताइए बच्चे का जन्म के समय हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है। तो आपको बताना है 32 से 39 सेंटीमीटर,
और इंच में पूछे तो 14 से 15 इंचेस बच्चे में हेड सरकमफेरेंस रहता है। ठीक है, चेस्ट सरकमफेरेंस की बात करें तो यहाँ पर 30 से 36 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में चेस्ट सरकमफेरेंस, और 12 से 14 इंचेज आपका किसमें रहेगा, चेस्ट सरकमफेरेंस। हमको मेजर कहाँ पर करना है, अबोव द निप्पल लाइन। और आपका हेड सरकमफेरेंस मेजर कहाँ पे करना है, अबोव द आईब्रो, ये आपकी आईब्रोज है, आईब्रोज से ऊपर, और चेस्ट सरकमफेरेंस आपकी निप्पल लाइन से ऊपर आपको मेजर करनी है। ठीक है दोस्तों, जन्म के समय हेड सरकमफेरेंस आपका चेस्ट सरकमफेरेंस 2 to 3 सेंटीमीटर कम होता है, ऐसे ही इंचेज में। ठीक है, आपको पॉइंट्स में याद रखना है। ठीक है, चलिए, और हम बात करें बच्चे की लेंथ और वेट की। अगर लेंथ और वेट से रिलेटेड है यहाँ पर क्वेश्चन बने तो एक्सपेक्टेड लेंथ बच्चे की कितनी रहेगी, 44 से लेके 55 सेंटीमीटर बच्चे की, और इंच में हम देखें तो 17 से 22 इंच बच्चे की पूरी लेंथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड वेट की बात करें तो नॉर्मल वेट बच्चे का कितना होता है, यहाँ पर आपका 2500 से लेके 4000 ग्राम तक। ठीक है, और यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर हम बात करें तो 2.5 केजी से 3.5 केजी बच्चे का नॉर्मल वेट माना जाता है। अगर 3.5 केजी से बच्चा ओवर वेट है तो हम उसे ओवर वेट बोलेंगे, और बच्चे का 2.5 से कम है तो हम इसे क्या बोलेंगे, बच्चा टर्म में न्यू बच्चा क्या है, बच्चे का जन्म जल्दी हो गया है और बच्चा प्री टर्म है, बच्चा यहाँ पर हाई रिस्क की कंडीशन में है। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मल वेट कितना है आपका, 2.5 से 3.5 केजी यहाँ पर नॉर्मल वेट बच्चे को दर्शाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपका यहाँ से आता है तो वो है अम्लाइकल कोड से। हम अम्लाइकल कोड की हम बात करें, जब हम बच्चे को अम्लाइकल कोड कट करेंगे तो वहां पर एक कंडीशन देखने को मिलेगी, शुड हैव टू आर्टरी, बच्चे की ऊपर ही अलग आर्टरीज दिखेंगी और एक वेन दिखेगी यहाँ पर। तो आर्टरी दो होती है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे अम्लाइकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज होती है, 2, और वेन कितनी होती है, 1। ठीक है दोस्तों, शुड बी ड्राई, नो ऑर्डर और नो ड्रेनेज, यहाँ पर बच्चे की प्लेसेंटा ड्राई हो जाती है, इसको यहाँ पर हम क्लाइंब करके रखेंगे जिससे बच्चा क्या हो, शौक में ना जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करें तो दोस्तों प्राइमरी न्यूबॉर्न असेसमेंट जब हम कर रहे हैं तो बच्चे का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, हीट लॉस ड्यू टू। बच्चे में 4 कंडीशन देखने को मिलेगी, एक कंडीशन इवोपोरेशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। यहाँ पर 4 कंडीशन बच्चे में हीट लॉस का मेन कारण है। इवोपोरेशन की हम बात करें, मॉइस्चर फ्रॉम स्किन एंड लंग, बच्चे के स्किन और लंग से जो हीट लॉस हो रही है उस कंडीशन को हम बोलेंगे इवापोरेशन। बॉडी हीट टू कूलर एयर, बच्चे की इन्वायरमेंट एयर से बच्चे की हीट लॉस हो रही है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हम कन्वेक्शन। बॉडी हीट टू कूलर सरफेस इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बच्चे यहाँ पर सरफेस कॉन्टेक्ट में आकर बच्चे की हीट लॉस हो रही है तो उसे बोलेंगे हम कंडक्शन। बॉडी हीट टू कूलर ऑब्जेक्ट नियर बाई, किसी बच्चे के ऑब्जेक्ट के पास में बैठा है और रेडिएशन के थ्रू यहाँ पर बच्चे की हीट लॉस हो रही है तो उसे बोलेंगे हम रेडिएशन। तो यहाँ पर बच्चे में हीट लॉस के 4 महत्वपूर्ण कारण होते हैं, इवापोरेशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। जो यहाँ पर 4 मेन इंपोर्टेंट कॉज हैं, यहाँ पर फैक्टर हैं जो हीट लॉस के कारण बनते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का टेम्परेचर यहाँ पर डाउन होता है। तो यहाँ से भी एग्जामिनर एक इंपोर्टेंट प्रश्न पूछ ले तो आपको यहाँ पर ये कंडीशन याद रखनी है। देखो दोस्तों, हम यहाँ पर हम एक चीज जानते हैं, ये बच्चा है आपका, देखिए ये नॉर्मल कंडीशन है और ये आपका बच्चा ट्राउबल ब्रीथिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपके ये हमने अभी देखे थे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के मेन कोज, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कोज। बच्चा जब नॉर्मल सांस लेता है तो बच्चे की कंडीशन कैसी है, ये देखिए ये यहाँ पर नॉर्मल है, बच्चा यहाँ पर ट्राउबल ब्रीथिंग कर रहा है तो बच्चे की ये एबनॉर्मल कंडीशन है, बच्चे की रिप्स यहाँ पर देखने को मिल रही है इस प्रकार, तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के यहाँ पर साइन है। ठीक है दोस्तों, सेकंड हम बात करें, जैसे हम बात करें, देखिए एक तो आपकी नॉर्मल नोस्ट्रल्स ये देख रही है, ठीक है, और ये बच्चे में नॉर्मल नोस्ट्रिल और फ्लड नोस्ट्रिल है तो ये बच्चे को किस और इंडिकेट कर रही है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, रिट्रैक्शन, ये आपको याद रखना है, रिट्रैक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई रिट्रैक्शन। नॉर्मल कंडीशन क्या है, और बच्चे में ट्राउबल ब्रीथिंग देखने को मिल रही है तो रिट्रैक्शन, ये एबनॉर्मल कंडीशन, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की यहाँ की कंडीशन को यहाँ पर दर्शाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल नॉस्ट्रल्स इस प्रकार है और फ्लड नॉस्ट्रल्स इस प्रकार है। नेक्स्ट हम बात करें, लास्ट में कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही बच्चों, यहाँ पर इस कंडीशन को बोलेंगे हम ग्रंटिंग, बच्चा क्राई कर रहा है और इस प्रकार से बच्चे का फेस देखने को मिल रहा है तो बच्चे को ग्रंटिंग। तो ये तीनों क्लासिकल साइन हमारे एग्जामिनर यहाँ से पूछे तो ये रेस्पिरेटरी
डिप्रेशन की कंडीशन को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो तीनों क्लासिकल साइन है जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को दर्शाते हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर अभी हमने जाना कैपेट सक्सेडेनम क्या होता है और सिपेल हेमेटोमा क्या होता है। दोनों की कंडीशन की हम बात करें तो सबसे मेन इंपोर्टेंट दोस्तों आपको याद रखना है सी एस। ये क्या करता है, क्रॉस द सूचल लाइन। क्रॉस द सूचल लाइन टर्म किससे याद रखनी, सी एस, क्रॉस द सूचल लाइन। सिपेल हेमेटोमा डू नॉट क्रॉस द सूचल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर इंपोर्टेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। तो एग्जामिनर यहाँ से पहला क्वेश्चन यही पूछेगा, कैपेट सक्सीडेनम कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड, सिपेल हेमेटोमा कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन ड्यूरिंग ट्रोमा, हेड ट्रोमा हो जाने की वजह से आपके बच्चे के हेड में ब्लड कलेक्शन होना। ठीक है दोस्तों, आप उसे पहचानेंगे कैसे, ये सॉफ्ट टिश्यू एडिमा बच्चे में यहाँ पर देखने को मिलेगा। हेड में एडिमा एक्सटेंड अक्रॉस द सूजन लाइन, ये सूजन लाइन को क्रॉस कर जाता है। प्रेजेंट एट बर्थ, बच्चे के बर्थ के समय प्रेजेंट होता है। पुअरली डिफाइंड बॉर्डर में इंक्लूड एकाइमोसिस और डिसअपियर। यहाँ पर सेकंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ जो आपका कैपेट सक्सीडेनम है वो डिसअपियर कब हो जाता है बच्चे में, अगर कैपेट सक्सीडेनम की कंडीशन देखने को मिल रही है तो ये 48 आवर में क्लोज हो जाता है। सिपेल हेमेटोमा की हम बात करें तो कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द पेरीओस्टियम स्कल, जो बच्चे का स्कल है ये पेरीओस्टियम भाग में ब्लड कलेक्शन हो जाना, ये सूचल लाइन को क्रॉस नहीं करता है। स्वेलिंग डज नॉट क्रॉस द सूचल लाइन, स्टार लाइन क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नॉट यूजुअली प्रेजेंट एट बर्थ, यूजुअली ड्यू टू ट्रॉमेटिक बर्थ, ये बच्चे का बर्थ के समय प्रेजेंट नहीं रहता है। बच्चा जन्म ले रहा है तो पेल्विक में या बच्चे का हेड में ट्रोमा हो जाने की वजह से हेड में अगर ब्लड कलेक्शन हो गया है तो यहाँ पर कैपेट सक्सीडेनम आपके सिपेल हेमेटोमा की कंडीशन यहाँ पर बनेगी। इंक्रीज की हम बात करें तो ये फर्स्ट स्टेज में इसका साइज बढ़ता ही जाएगा और ये रिजोल्व कब होगा, इसको 1 महीने तक लग जाते हैं इसको रिजोल्व होने में। और यहाँ पर हम बात करें कैपेट सक्सीडेनम 48 आवर में और सिपेल हेमेटोमा आपका 1 मंथ ले लेता है रिजोल्व होने में। ठीक है दोस्तों, तो दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर जानी। देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर बने तो आपको एक चीज यहाँ पर देखो, क्या देखनी है, कैपेट सक्सीडेनम निमोनिक हम यहाँ पर देखते हैं तो सी एस से आपको याद रखना है, क्रॉस द सूचर लाइन और कैपेट कैप लाइक स्वेलिंग। यहाँ पर देखिए कैपेट सक्सीडेनम में एक कैप लाइक सूचर और आपका सिपेल हेमेटोमा देखने को मिले तो ये आपके पूरे हेड पर आपको देखने को मिलेगा और ये सूचर लाइन को भी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडीशन आपकी दोनों में देखने को मिलती है। एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है, ये कंडीशन बच्चे में ये दिखाए तो एक इसको दिखाती है सिपेल हेमेटोमा को और एक इसको दिखाती है कैपेट सक्सीडेनम। ठीक है, ये कंडीशन आपकी क्या है, सिपेल हेमेटोमा और ये आपकी क्या है, कैपेट सक्सीडेनम। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है और ये आपकी सिपेल हेमेटोमा, ये ब्लड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, ये आपको दोनों याद रखना है। ये सूचर लाइन को क्रॉस कर जाती है और कैप लाइक स्वेलिंग बच्चे के पूरे हेड पर देखने को मिलेगी। और हम इसकी बात करें सिपेल हेमेटोमा की तो कलेक्शन ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा और इस सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती है। तो यहाँ की आज की शानदार क्लास ये कैपेट सक्सीडेनम और सिपेल हेमेटोमा। दोस्तों आज की शानदार क्लास में हमने बहुत सी इंपोर्टेंट चीजें जानी। यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कौन से क्वेश्चन बनते हैं एफगार स्कोर से रिलेटेड। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा इनिशियल गोल्स क्या है आपकी, फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान बच्चे में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, कौन कौन सी कंडीशन क्लोज हो रही है, वाइटल साइन नॉर्मल क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन क्या है, कैपेट सक्सीडेनम क्या है, सिपेल हेमेटोमा क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे के हमने हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, एक्सपेक्टेड लेंथ, एक्सपेक्टेड वेट, अम्लाइकल कोड में कितनी आरटी कितनी बहन होती है, किस कारण से यहाँ पर बच्चे में हीट लॉस होता है, ये सारी चीज हमने जानी और इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। तो आज की शानदार क्लास मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों यहाँ पर इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर और कंटिन्यू आप इस चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की इस शानदार क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और मेहनत करते रहिए, निश्चित है आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जो बच्चे प्रॉपर समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको एक दिन सफलता नहीं मिलेगी, एक दिन जरूर मिल जाएगी। एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए आप इसी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो लेक्चर पर और आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। धन्यवाद दोस्तों।